हाय गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। हम इसके दो भागों में स्टडी करेंगे। पहले भाग में हम देखेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय हम बाय प्लस सब्जेक्ट को कब कब छोड़ सकते हैं, और सेकंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे पिछले 12 वर्षों में जितना भी बोर्ड की 10th और 12th के एग्जाम में एक्टिव और पैसिव पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करके देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्मार्ट आर्ट के थ्रू, वॉइस दो प्रकार का होता है, वॉइस यानी वाक्य, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट कार्य करता है। पैसिव वॉइस, पैसिव का मतलब ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट सबसे लास्ट में चले जाता है, सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है। यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो एक्टिव का मतलब सक्रिय और पैसिव का मतलब निष्क्रिय। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट काम करता है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। पैसिव वॉइस, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। इसमें सब्जेक्ट जो है निष्क्रिय हो जाता है, सबसे लास्ट में चला जाता है, बल्कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखा जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, यानी वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। वास्तव में एक्टिव पैसिव क्या है हम देखते हैं। इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी एक्शन को, क्रिया को करता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्रिया करता है, वाइल इन द पैसिव वॉइस, जबकि पैसिव वॉइस में द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है, अर्थात सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन की जाती है, क्रिया की जाती है। उदाहरण के लिए, राम किल्ड रावण, इसमें राम सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है और रावण ऑब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट राम जो है वो कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, किल यानी मारने का। राम किल्ड रावण यानी राम ने रावण को मारा, यानी यहाँ सब्जेक्ट राम जो है वो एक्टिव है, उसने एक्शन की है, किल यानी मारने का काम किया है। जबकि पैसिव वॉइस उसका बना हुआ है तो रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण को राम के द्वारा मारा गया। यानी यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट था आपका रावण पहले वाक्य में एक्टिव वॉइस में, ये यहाँ पर शुरू में आ जाता है और इसका सब्जेक्ट बन जाता है। यानी अब ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था पहले वाक्य में राम किल्ड रावण में, वो ये रावण यहाँ शुरू में आ गया है पैसिव वॉइस में, यानी ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया है लेकिन वो वास्तव में सब्जेक्ट ही है। अब इसके ऊपर क्रिया की जा रही है, रावण वाज किल्ड, यानी रावण को मारा गया, रावण के ऊपर क्रिया की गई बाय राम, राम के द्वारा। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है एक्शन को, क्रिया को करता है, जबकि पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट जो है क्रिया को रिसीव करता है। वास्तव में वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है और शुरू में आकर के वो सब्जेक्ट बन जाता है। और हम डिटेल में आगे देखते हैं। यहां देखते हैं हम किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमारे एक्टिव वॉइस का सूत्र हो गया और ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट ये पैसिव वॉइस का सूत्र हो गया। यानी वास्तव में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको जब शुरू में लाते हैं तो हमने यहाँ शुरू में रख दिया, वास्तव में रहता सब्जेक्ट है लेकिन दर्शाने के लिए आपको यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिया गया ताकि आप समझ जाएं कि जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलें तो ऑब्जेक्ट को हमको सबसे पहले लाना है, वर्ब और सब्जेक्ट, बाकी स्थिति वही है। लेकिन यहाँ सूत्र के तौर पर देखें तो नीचे एक्टिव वॉइस का सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में ऐसे सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जिनके अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती है, तो हो तो लगाएं, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको दिया रहेगा वाक्य एक्टिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का होना 100% जरूरी है क्योंकि हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, और थर्ड फॉर्म का यूज तभी कर सकते हैं जब आपके पास वर्ब की हेल्पिंग वर्ब होता। तो ये ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट। ग्रामर की भाषा में इस बाय प्लस सब्जेक्ट को एजेंट कहा जाता है। फिर से एक उदाहरण देख लेते हैं। आपका वाक्य समीर कट्स अ ट्री, समीर पेड़ काटता है। यहाँ समीर सब्जेक्ट है जो एक्शन क्रिया कर रहा है काटने का, किसके ऊपर, ट्री के ऊपर। तो समीर कट्स अ ट्री, समीर जो है पेड़ काटता है। यहाँ समीर सब्जेक्ट है, कट्स वर्ब है और ट्री ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे, यहाँ करके सब्जेक्ट बन जाएगा, अ ट्री इज कट बाय समीर।
एक पेड़ समीर के द्वारा काटा गया, यानी एक ट्री के यहाँ सब्जेक्ट आ गया, इसके ऊपर क्रिया की जा रही है समीर के द्वारा, यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाते हैं जो कि सब्जेक्ट बन जाता है, और फिर वास्तव में ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। ए ट्री इज कट, यानी पेड़ को काटा जा रहा है, यानी पेड़ के ऊपर एक्शन की जा रही है। ये एक्चुअली में यहाँ कट से लिखा था एक्टिव वॉइस में, और यहाँ पर इज कट, कट के तीनों रूप समान है, कट कट कट, लेकिन इज कट कैसे हुआ, यानी वर्ब में कैसे चेंज करते हैं, दुनिया का सबसे सरलतम तरीका हम देखते हैं अगली स्लाइड में। जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो ये परिवर्तन होते हैं, खासतौर से हेल्पिंग वर्ब में। आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में कोई से भी टेंस का 12 में से केवल 8 टेंसों के ही पैसिव वॉइस बनते हैं, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस के, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। हम टेंसों में ना जाते हुए बच्चों को आसानी रहे, ना तो हमको टेंस पहचानना और ना कुछ, केवल हमको दिए गए एक्टिव वॉइस के वाक्य में से मेन वर्ब का फॉर्म देखना है। यदि आप उसको पहचान जाते हैं तो आप इजीली किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे यह टेबल से वर्ब फर्स्ट या उसमें एसीआईएस लगा दिया होगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सारे ही टेंसों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लगेगी। इस तरह से हम केवल हेल्पिंग वर्ब की बात करें। यदि एक्टिव वॉइस में यदि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो तो पैसिव वॉइस में हम वाज वर्ब अपनी तरफ से लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इसी तरह से एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी तो परफेक्ट टेंस की कोई सहायक क्रिया जरूर दी होगी, क्योंकि बगैर सहायक क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज किया ही नहीं जा सकता है। यानी हैज, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव, कुछ न कुछ दिया होगा तो उसी परिवार की एक सहायक क्रिया जो भी रहेगी उसमें से यूज करेंगे, साथ में अपनी तरफ से बीन बढ़ा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह से यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी होगी यानी आईएनजी फॉर्म, तो जो भी आपको पता है आईएनजी फॉर्म दी है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब जरूर दी होगी, इज एम आर, वाज वर या अन्य कोई भी जो कंटिन्यूअस में लगती है वो दी होगी, तो उसके साथ हम बीइंग जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। मॉडल कोई सा भी, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट आदि इनमें से कोई आएगा तो उनके साथ हमको बी और बढ़ा देना है। यानी हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सहायक क्रिया में बढ़ोतरी जरूर होती है। यदि वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर, आदेश, सलाह आदि देते हैं तो उसमें हम अपनी तरफ से स्टार्टिंग में लेट और बढ़ा देंगे, बाकी का करने का तरीका वही रहेगा और सहायक क्रिया के तौर पे हम बी जरूर बढ़ाएंगे। जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो सहायक क्रिया जरूर बढ़ती है, जो हम देखेंगे कैसे। साथ ही जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो आपके सब्जेक्टिव केस जो है प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाते हैं, यानी आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है लास्ट में जाकर, यू शुरू में हो तो आखिरी में यू ही रहता है, दे शुरू में हो तो आखिरी में जाके देम हो जाता है, ही हो तो हिम हो जाता है, शी है तो हर हो जाता है और इट है तो इट हो जाता है। इनका उल्टा भी सही है, यदि ये आखिरी में है, सपोज मी आखिरी में और शुरू में लाएंगे तो आई बन जाएगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू ये जो 7 बातें लिखी है टेबल में, इन 7 बातों को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, वी प्ले फुटबॉल, इसमें प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। टेबल से देखते हैं, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या इसमें ऐसे एस लगा हो तो हमको इज एम आर लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हमारा सूत्र पैसिव वॉइस का ये, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। इस पहले वाक्य में सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो है वो प्ले और ऑब्जेक्ट है आपका फुटबॉल। फुटबॉल को पहले लाएंगे, कोई सा भी खेल हो, भाषा हो, त्योहार हो, हमेशा एक वचन होते हैं, तो फुटबॉल के हिसाब से इज एम आर में से क्या लगेगा, इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का हो जाएगा प्लेड, बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा बाय अस। वी शुरू में है तो लास्ट में जाकर के वी का हो जाएगा अस। इस तरह से वी प्ले फुटबॉल का हो गया फुटबॉल इज प्लेड बाय अस। नेक्स्ट है राम लाइक्स बनानाज। इसमें देखें अपने एक्टिव वॉइस में एस लगा है, तो एस लगा है तो आपको पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। बनाना आपको ऑब्जेक्ट है, हमने इसको शुरू में लाया, यह हो गया बनानाज। अब चूंकि प्लूरल है, बहुवचन है, तो इज एम आर में से क्या लगेगा, आर, तो बनानाज आर। लाइक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड बाय राम। यानी नाउन यदि है, नाम आदि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको वैसे ही लिख दिया बाय राम। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखते हैं, दे बॉट अ कार। यहाँ बॉय का सेकंड फॉर्म लिखा है बॉट, तो यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो टेबल से देखते हैं आपको हेल्पिंग और वाज वर लगानी पड़ेगी। तो ये हो गया दे बॉट ए कार, इसमें ऑब्जेक्ट हुआ अ कार, इसको शुरू में लाए, चूंकि कार एक ही अ कार, तो बाज और वर्ब में से क्या लगेगा, वाज। अ कार वाज बॉट, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों है तो थर्ड फॉर्म वही रहेगी बॉट, और बाय दे का लास्ट में जाके हो गया देम, बाय देम। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, यू हैव टेकन टी। तो यहाँ पर सहायक क्रिया दी रही आपको हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है तो जो भी सहायक क्रिया दी उस परिवार की हैज या हैव उसमें से लग जाएगी और साथ में बीन बढ़ाएंगे तो यह जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट हो गया टी, तो टी सबसे पहले आ गया टी। अब चूंकि गिन नहीं सकते, जिस चीज को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल होती है, वो हमेशा सिंगुलर मानी जाती है, तो हैज हैव में से ऑप्शन के रूप में क्या आ जाएगा, हैज, और अपनी तरफ से इसमें क्या बढ़ जाएगा, बीन, तो हैज, ये हो गया हैज बीन
टेकन बाय यू, टेकन थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ, बाय यू का यू रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये यू का यू रहता है। इसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस देख लेते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है आपका ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये वाली स्थिति दे रखी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म दी हो तो जो भी दे रखी होगी इज एम आर के साथ या वाज वर्ब के साथ उसमें से एक लगेगी और साथ में अपनी तरफ से बीइंग इसके अंदर जोड़ना है। तो ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसमें ए सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ए सॉन्ग, और इज एम आर में से जो दे रखी है तो ए सॉन्ग के हिसाब से इज और साथ में आपको बढ़ाना है बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग का थर्ड फॉर्म हो गया संग बाय हिम, तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम, ये ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट लगा दिया। नेक्स्ट है आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये मॉडल वाला है, कोई भी मॉडल दिया उस मॉडल के साथ आपको बी और बढ़ाना है, तो ये होगा आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, मॉडल सारे मॉडल सब्जेक्ट के साथ लगता है सिंगुलर प्लूरल के साथ, तो इंग्लिश के साथ भी मॉडल वही रहेगा कैन और साथ में क्या बढ़ जाएगा बी, तो हो जाएगा इंग्लिश कैन बी, स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन बाय, आई का हो जाएगा लास्ट में जाके मी, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। इसी तरह से ओपन द डोर सीधे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है ओपन द डोर, तो ओपन वर्ब है और द डोर ऑब्जेक्ट है, तो ये जाएगा सबसे पहले इसमें हम लेट लगाते हैं, ये हमने लेट लिया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया आपका द डोर, लेट द डोर, और अपनी तरफ से क्या बढ़ाएंगे बी, लेट द डोर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन का हो जाएगा ओपनड, तो लेट द डोर बी ओपनड। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा और हम आगे के वाक्यों में इस टेबल की ओर प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट, किन परिस्थितियों में हम बाय प्लस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं ये हम देखेंगे। तो पहली परिस्थिति है इसमें जब कर्ता सर्वज्ञात हो, यानी व्हेन द सब्जेक्ट इज वेल नोन, सबको पता है कि सब्जेक्ट कौन है, तब हम बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो सबको पता है चोरों को अरेस्ट करने का काम पुलिस का है, चोरों को या अपराधियों को सजा सुनाने का काम जज का है, तो हमको बाय प्लस सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यह हो जाएगा करने का तरीका, बाकी सब वही रहेगा, बाय प्लस सब्जेक्ट को हम छोड़ देंगे, नहीं लगाएंगे, ओमिट कर देंगे। तो द हो जाएगा द थीफ पहले आ गया, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म में तो वाज वर्ब में से लगाया वाज, अरेस्ट का थर्ड फॉर्म हो गया अरेस्टेड, सेकंड फॉर्म भी वही होता है जिसमें ईडी लग जाता है, एचटी और पीटी लग जाता है, उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, तो हो गया द थीफ वाज अरेस्टेड। दूसरी स्थिति जब कर्ता पूर्णतः अज्ञात हो, व्हेन द सब्जेक्ट इज कंप्लीटली अननोन, जब आपको पूर्णतः अज्ञात हो करता, जैसे उदाहरण के लिए somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, पता नहीं किसने चुराया है, अज्ञात है करता, तो भी बाय प्लस सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो my pen has been stolen, मेरा पेन चुरा लिया गया, कैसे हो गया है, my pen आपका ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, ये हैज और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म देगा तो हेज हो में से लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो माई पेन भी सिंगुलर है तो हेज हो में से हेज लग गया, साथ में यहाँ से हमने हेज हो के हिसाब से थर्ड फॉर्म था तो क्या बढ़ा दिया बीन, हेज बीन स्टोलन, माई पेन हेज बीन स्टोलन। इसी तरह से नेक्स्ट जब कर्ता स्पष्ट हो, व्हेन द सब्जेक्ट इज वैग, जब सब्जेक्ट आपका अस्पष्ट हो कि एक्चुअल पता नहीं हो कि कौन है, तो पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं, लेकिन कौन कौन लोग हिंदी बोलते हैं ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया। तो हिंदी ये ऑब्जेक्ट है, पीपल सब्जेक्ट होगा, स्पीक वर्ब हो गया और हिंदी ऑब्जेक्ट होगा, ये बाकी का अदर वर्ड है, तो हिंदी को सबसे पहले लाए। अब चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है तो हमको इज एम आर में से लगाना है, तो ये हो गया हिंदी इज, हिंदी कोई सा भी भाषा त्यौहार एक वचन होते हैं तो हिंदी इज एम आर में से इज लगेगा, स्पीक के थर्ड फॉर्म हो गया स्पोकन, बचा हुआ इन इंडिया, बाय पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी इज स्पोकन इंडिया। फोर्थ हो गया जब किया गया कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो, व्हेन द सब्जेक्ट डन इज मोर इम्पोर्टेंट, जो कार्य किया गया है, व्हेन द वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट, जब जो कार्य किया गया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो, तो भी हमको बाय प्लस सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे द गवर्नमेंट हैज बिल्ट द डैम्स, सरकार ने बांध बनवाया, अब सरकार में कौन लोग थे, कौन सी पार्टी थी, किस व्यक्ति ने बनाया, इंजीनियर कौन था, इससे कोई मतलब नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए डैम का बनना है, तो जब किया गया कार्य डैम का बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है तो भी बाय प्लस सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका हेज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली ये स्थिति है, जो में से एक लेंगे और वर्ब बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो जाएगा सबसे पहला ऑब्जेक्ट हो गया द डैम्स, फिर लगाया चूंकि प्लूरल है डैम्स तो हो जाएगा हैव और साथ में बढ़ाना है बीन, हैव बीन, बिल्ड का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट, द डैम्स हैव बीन बिल्ट, इसमें बाय प्लस सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं लगी, बाय द गवर्नमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि हम तो इस तरह से चार स्थितियों में बाय प्लस सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, जब कर्ता वेल नोन हो, जब कर्ता जो है सब्जेक्ट कंप्लीटली अननोन हो तब भी नहीं, और जब अस्पष्ट हो कर्ता, या जब किया गया कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो। ये इन सबको याद न रखते हुए केवल यह याद रखें कि जब हमारे कर्ता ये हों,
कौन कौन से? पीपल, गवर्नमेंट, जज, पुलिस, नो वन, नोबडी, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ऐसे इस तरह के कोई सब्जेक्ट हैं तो इनको आखिरी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। वाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता पैसिव वॉइस में नहीं है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पिछले 12 वर्षों में कक्षा 10वीं और 12वीं में जो सेंटेंसेस पूछे गए हैं उनको हम हल करके देखें।